अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 9th स्टैंडर्ड साइंस 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बरके रवा जो भी है उर्दू में नाम। तो आज के इस वीडियो की एक स्पेशलिटी ये है कि ये इक्विवेलेंट यूज़फुल होगा इंग्लिश मीडियम के लिए जितना उतना ही उर्दू मीडियम के लिए भी, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे तो उर्दू में भी बताएंगे कि क्या होता है टर्म्स, एंड इंग्लिश में भी। बाकी मैथमेटिक्स दोनों के लिए सेम होती है, तो एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट थोड़े से वो कर लेते डिस्कस कि जैसे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, मज़ाहिमत जिसे कहते हैं उर्दू में, रेजिस्टेंस इंग्लिश में और उर्दू में मज़ाहिमत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को रोकना। तो रेजिस्टेंस भी रोकता है। किसको रोकता है? इलेक्ट्रिक करंट जो बहते हुए आता है ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हुए आता है, उसको रोकता है कौन? रेजिस्टेंस। अब एक चीज समझो, अगर वायर बहुत ज्यादा लंबा है, वायर की लेंथ क्या बहुत ज्यादा लंबी है, तो ये वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर पर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। और ये होता किधर पे? हर मटेरियल, जैसे ये क्या है कि प्लास्टिक का मार्कर है, कैसे करंट पास होगा? क्या नहीं होगा। इसे कंडक्टर नहीं कहेंगे, इसे ना इंसुलेटर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? और उर्दू में भी शायद कुछ कहते हैं बरके मौसल, गैर मौसल है, बरका गैर मौसल। गैर मौसल मतलब इससे करंट पास नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन बहने के लिए जगह ही नहीं है। मतलब मैं अगर इसको करंट लगा भी दूं, यहाँ से वायर टच भी कर दूं, बटन ऑन भी कर दूं, तो भी इससे इलेक्ट्रॉन बहते हुए यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए इसमें करंट मुझे फील मतलब शॉक नहीं लगेगा। आप देखे होंगे ना टेस्टर जो होता है, उससे हम करंट चेक करते, नीचे लोहे का होता है, ऊपर लाइट लगी होती है। तो भाई वो लोहा जो है वो कंडक्टर है, वो करंट पास करेगा, लाइट उससे ऑन भी हो जाएगी। बट जो मैं हाथ में पकड़ा वो क्या रहेगा? प्लास्टिक। और प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। बट सवाल ये कि बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इससे करंट पास ही नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपका जो छत है घर का, क्या बारिश होती है तो घर के अंदर पानी आ जाता है? नहीं, क्योंकि छत की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है पानी को रोक के रखने की। अगर छत में होल हो जाए या छत आपकी कोई ऐसे मटेरियल की जो गीली होने के बाद पानी को यहाँ ले आए, है ना, कभी कभी लीकेज होता है ना छपरे में, तो ऊपर से प्लास्टिक डालते हैं हम, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। पानी को रोकने की ताकत क्या हो गई? कम हो गई। तो जब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कम होगी ना, तो वो बन जाएगा कंडक्टर। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर उनके अंदर ना रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए उससे करंट आराम से पास हो जाता है। और जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मान लो एक रास्ता है ना, रास्ते के ऊपर बहुत सारे ऐसे खुरबू ऐसे रास्ते में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है बीच में, तो कोई यहाँ से अगर भागते हुए आएगा तो टकराएगा ना इनसे। तो जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा ही टकराएगा, मतलब उतना ज्यादा आगे जाने का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी तो करंट उसमें से पास ही नहीं होएगा। समझा? और ये रेजिस्टेंस हर मटेरियल के पास होता है। लोहा यूज करो, कॉपर यूज करो, प्लास्टिक यूज करो, सबके पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। आयरन से बहुत फास्ट पास होगा, कॉपर से और ज्यादा फास्ट होगा, इसलिए तांबे का वायर यूज करते हैं हम। हाँ, अपने इलेक्ट्रिक करंट के लिए तांबे का वायर यूज करते हैं, करंट अच्छा पास होता है उससे। क्यों नहीं यूज करते हम वहाँ पे एल्यूमिनियम, जर्मन? एक तो कॉस्टली भी होगा, प्लस रेजिस्टिविटी उनकी ज्यादा होगी तांबे से। तो कॉपर से ज्यादा होगी, तो फिर कॉपर मतलब अगर कॉपर का ज्यादा तो कॉपर रोक लेगा। कॉपर ये ज्यादा नहीं है, इसलिए कॉपर रोकता नहीं है, तो कॉपर को यूज हम कर लेते हैं। प्लास्टिक को कोटिंग ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है प्लास्टिक से करंट पास होने वाला नहीं है ना। नहीं तो हर घर में करंट लगते रहेगा, हम बात पढ़ा भी नहीं पाएंगे, सब जगह करंट ही करंट रहेगा। इवन लकड़ा, हाँ, उस पर भी करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके अंदर का भी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल की क्वालिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज जो होगी ना, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की क्वालिटी है, लोहा है तो लोहे की क्वालिटी है, लकड़ी है तो लकड़ी की क्वालिटी, हर एक की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है और होती है। मतलब हर एक का रेजिस्टिविटी अलग अलग हो सकता है ना। तो जब कुछ अच्छा मान लो ये एक गुड कंडक्टर है, क्या है बोलो? सपोज ये एक कॉपर वायर है, क्या है? CU, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखता हूं मैं। तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम है ना? रेजिस्टेंस क्या है? इसलिए करंट इससे आराम से पास हो जाता है। आपके पेज नंबर 35 पर, जो कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर की रेजिस्टिविटी दी गई है 1.7 10⁻⁸
ओहम पर मीटर, यानी 1 मीटर में इतना ओहम रेजिस्टेंस है इसका। निक्रोम वायर का भी दिया हुआ उसके नीचे 1.1 इंटू 10⁻⁶। बेटा जो नेगेटिव में कम होता है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है ना, तो निक्रोम का ज्यादा हो गया। डायमंड का और खतरनाक है 1.62 इंटू 10⁻13, मतलब इससे करंट पास ही नहीं होगा। देखो ना कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, कितना ज्यादा है। प्लस में पावर है, पावर किसमें, इसमें डायमंड से करंट पास ही नहीं होएगा। समझ में आ रही बात? वो भी अप्रोक्सीमेटेड 13 से लेकर 10⁻18 तक जाता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ तो नेगेटिव मतलब बहुत कम कम है, इसलिए हम कॉपर को यूज कर लेते हैं आराम से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या बहुत कम है। अब बात करते हैं हम कि अगर कम है, कम का मतलब क्या नहीं है, नहीं, कम का मतलब ये कि है लेकिन बहुत कम है। तो अगर 1 मीटर में इतना रेजिस्टिविटी है, समझो बात को, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 1.7 है। अभी पावर को फिलहाल भूल जाओ। 1 मीटर में 1.7, अगर मैंने 10 मीटर लिया तो 1.7 इंटू 10 करना पड़ेगा, मतलब 17 हो जाएगा। तो 17 1.7 से बड़ा है कि कम है, बड़ा है ना, मतलब लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ाने पे, वही तो मैंने पहले लिखा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पर, मतलब जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इसका उल्टा आप बोल लो कि जब आपको किसी भी कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसकी आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी बोलो, लेंथ। इनके बीच में कौन सा रिश्ता है, जायज रिश्ता है कि एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एरिया की, है ना। वायर ऐसा होता है ना, सिलेंडर शेप में होता है ना, पतला सा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, अगर बहुत मोटा वायर है, मतलब एक प्लेट है कॉपर की, ऐसी एक प्लेट है, तो इसका एरिया जो है, ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ मान लो 10 मीटर है सपोज, और इसको मान लेते हैं 0.1 मीटर, बहुत फर्क है ना। या 0.1 और इसको 1 मीटर ले लो, 10 नहीं, 10 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर, यानी इसका 10 टाइम ज्यादा, इसका 10 टाइम ज्यादा। अब मेरे को एक चीज बताओ, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। वेरी गुड। क्यों मालूम है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस, मतलब जैसे सिंपल से बता रहा हूं मैं आपको, गली है ना, गली, ये गली है और ये रोड है, ये क्या है और ये क्या है। आपको एक बाइक चलाना है, गली में भी चल सकती है वो और रोड पे भी चल सकती है, बट फास्ट कहाँ चलेगी, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो मतलब जगह उसको ज्यादा मिलेगी यहाँ से निकलने के लिए। गली में एरिया कम है तो यहाँ वो खुद टकरा टकरा कैसे चलेगा, चलो अगर इंसान की बात करो तो इंसान गली में फास्ट चलेगा, रोड पे फास्ट चलेगा। रेसिंग कहाँ होती है, गली में होती है कि रोड पे होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड से इंसान भाग सकता है, चल सकता है, उसको जगह मिलेगा। मान लो यहाँ पर कोई आगे बीच में खड़ा है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ कोई खड़ा है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, तो ऐसा यूं मतलब यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मौजूद है, क्योंकि हमने कॉपर ही लिया ना, कॉपर का प्लेट है, तो कॉपर का 1.7 तो यहाँ भी है, लेकिन वो 1.7 फैल गया है, तो फैल गया तो बीच में स्पेस मिल गया, मतलब एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए करंट बहुत फास्ट भागेगा इसके अंदर, इस प्लेट में करंट बहुत फास्ट भागेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। आप मान लो कुछ बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन कोई शरारती बच्चा है, हाँ, जिसको ना एक बार पतली गली से भागना, एक बार चौड़े रोड से भागना है, और जितना डिस्टर्बेंस गली के अंदर है ना, मतलब यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, यहाँ एक बाइक खड़ी, यहाँ एक बाइक खड़ी, यहाँ पे एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा है, यहाँ साहिल होटल, यहाँ मान लो मुमरा स्टेशन, ऐसे सब जगह से वो जा रहा है भागते हुए, तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो होगी ना, क्योंकि हर जगह टकरा जाएगा, लेकिन जाएगा, चला तो जाएगा। वही तमाम चीज। अच्छा वही मटेरियल है ना, यहाँ पर कॉपर ही लिए, मतलब जितना डिस्टर्बेंस यहाँ पे उतना डिस्टर्बेंस यहाँ भी होगा। यहाँ ही मान लो कि एक बाइक खड़ी है, ये बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, साहिल होटल, मुमरा स्टेशन, यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर वहाँ पे फर्क क्या हो गया, यहाँ पे इसको जगह मिल गई आजू बाजू ज्यादा, वहाँ पे जगह नहीं थी, तो यहाँ पर उसको ना रुक कर ही जाना पड़ रहा था। बढ़ रहा आगे कंटिन्यू, लेकिन रुक के जा रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड यहाँ पर क्या है, कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है।
रेजिस्टेंस क्या है? क्यों? क्योंकि हमने क्या बढ़ा दी, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है। लेंथ बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा आएंगे ना बीच में। अब मैं आपको बोलूं यहां से अपने घर तक भाग के जाओ, तो आपको अपने घर के बीच में मान लो इतना डिस्टेंस मिले, मैं बोलूंगा नहीं नहीं आप उसके और आगे जाओ, तो जितना आगे जाओगे उतना डिस्टेंस भी मिल जाएगा ना आगे। तो लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बीच बीच में क्या होता है, बढ़ते जाता है, इसलिए स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो हम बोल सकते हैं लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ा। करंट की स्पीड कम हो रही है एक अलग बात है, लेकिन लेंथ बढ़ने पर स्पीड लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन अगर एरिया बढ़ा दूं, इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। घर में आपकी जो हैवी चीज होती है जैसे फ्रिज है, मोटर है, उनको पतले वायर पे नहीं चलाते, उनके लिए केबल लगता है मोटा वाला। हाँ मालूम है ना? घर का पंखा ट्यूबलाइट ना 0.5 एम्पियर पे भी चल जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 एम्पियर का वायर लगता है मिनिमम, 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर मोटा वायर केबल लगता है काला वाला। क्यों लगता है? क्योंकि ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा फास्ट करंट आएगा, ताकि हैवी मशीन क्या कर सके, चल सके। नहीं तो उसको पतला सा करंट दूंगे, बारीक करंट दूंगे तो चलेगा भी नहीं। मिसाल के तौर पे ये फंके को अगर मैं एवरेडी सेल से चलाऊं, चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जितना करंट है उतना करंट काफी नहीं उसको घुमाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं पतला वायर भले से मीटर बॉक्स से निकालूं, लेकिन पतला वायर है तो वहां पे करंट क्या आ रहा है, टकरा टकरा क्या आ रहा है, तो स्लो आ रहा है, तो हैवी मशीन चलेगी नहीं, चल पाएगी। मतलब अगर स्विच से चलाएंगे तो जलने का, शॉर्ट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा कि खराब होने का। बट उसको केबल देंगे तो मस्त चलेगा। तो आपको मालूम है आपके घर में जो मेन मीटर होता है वहां पे केबल से जाता है वायर, करंट वहां पे कहां से आता है? मेन मीटर जो होता है घर का मेन मीटर, जहां से आपके तमाम घर में फिर लाइट ही जाएगी, तमाम घर में वायर जाएंगे। इसमें जो वायर आता है वो मोटा केबल से जाता है, मतलब जो बाहर के मीटर बॉक्स से आता है ना वो मोटे केबल से जाता है। क्योंकि घर में बहुत सी चीज चलने वाली है, फ्रिज, पंखा, लाइट, मोबाइल का चार्जर, बाथरूम की लाइट, ट्यूबलाइट और कुछ ना कुछ चलेगा ना, ज्यादा सामान चलने वाला है, तो ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट कब मिलेगा? जब मोटा वायर यूज करूंगा, मोटे एरिया वाला, क्योंकि मोटे एरिया में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो करंट कैसे जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा। तो बहुत फास्ट जाएगा तो फिर काम मेरा आराम से होएगा। अब मैं यहीं से एक पतले वायर से लेकर आऊंगा ना, और मैंने बहुत सारे सामान यहाँ पे चालू कर दिया, फ्रिज, टीवी, मोटर वोटर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इतना लोड उठा नहीं पाएगा जितना करंट यहाँ से आ रहा, उससे ज्यादा का यहाँ पे डिमांड हो गया। मतलब मान लो कि आप गए कुछ सदका करने के लिए, पैसा देने भिखारी को, अब भिखारी ने मांग लिया आपसे 2 करोड़, आपके पास है नहीं 2 करोड़, आप उसके बाजू में बैठ के भीख मांग ली, चल तुम साथ में मानते बैठ के ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पर। मतलब आप पतले वायर से करंट लेकर आओगे तो करंट जितना आ रहा उतना यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये बोलेगा भाई भर भर के एकदम, ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, क्या करूं, चल बैठ के साथ में मेरे, तू भी मांग। तो यहाँ पे इन लोगों का कनेक्शन टूट जाएगा, जल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट जबरदस्ती मांग रहा है ना तो घसीटेगा तो बहुत फास्ट चल जाएगा, बहुत फास्ट रगड़ेगा तो हीट बनेगी तो आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट, सिस्टम खत्म, नया वायर लगाओ, फिर मोटा लगाओ बराबर। अरे घर में एक अगर प्रेस भी है ना, लड़की क्या बोलते हैं उसको, स्त्री, उसका भी वायर देखो मोटा केबल होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री को अपने आप को क्या करना है, नीचे से गर्म करना है, तो ज्यादा करंट चाहिए, पतले वायर से कैसे लेगी वो, पतले वायर में तो करंट स्लो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस पतले वायर में ज्यादा हो जाता है और मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ का रिलेशन कैसा बनेगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया पर। बोल, मतलब जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। इनवर्स का मतलब होता है एक ज्यादा तो एक कम। बोलना, इनवर्स मतलब क्या होता है, एक ज्यादा तो एक कम। इसको हम कहते हैं नाजायज रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? बोल, नाजायज का मतलब तू ज्यादा तो मैं कम, या मैं ज्यादा तो तू कम, है ना। और ये जायज रिश्ता है कि अगर तू बढ़ा तो मैं भी बढ़ूंगा, और अगर तू कम हुआ तो मैं भी कम होऊंगा। हम दोनों साथ में बढ़ेंगे या साथ में कम होंगे, जायज रिश्ता है। एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा, पार्टनरशिप गलत हो रही है, नाजायज रिश्ता है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं उर्दू में मुस्तकिल। हाँ, मज़ाहिमत का मुस्तकिल या मुस्तकिल मज़ाहिमत, एग्जैक्टली वो टेक्स्ट बुक अभी हाथ में नहीं तो वर्ड बोल नहीं पाऊंगा मैं, बट मुस्तकिल का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? मतलब एक ऐसा वैल्यू जो हर जगह फिक्स्ड ही होने वाली, और इंशाल्लाह कभी इस पर भी डिस्कस करेंगे कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। फिलहाल ये वीडियो में ट्राई कर रहे हैं हम कवर करने का न्यूमेरिकल्स, और चूंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है ना, अजान हो गई है, तो फटाफट कवर करते। पहले तो ये समझ लो कि जब भी ये साइन हटती ना प्रोपोर्शनैलिटी वाली, तो वहां एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। मतलब जब कभी आप इक्वल टू यूज करोगे तो क्या यूज किया जाएगा? एक कांस्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर आप समझ गए कांस्टेंट जिससे तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में ना रोज सुबह मान लो
5 कप चाय बनती है घर में 5 लोग के लिए। अचानक घर में मेहमान आ गए, अच्छा 5 कप चाय में ना आप 10 चम्मच शक्कर डालते हो, कितना मतलब 1 कप में कितना डाल रहे हो? 2 चम्मच, इतना मैक्स तो आता है ना आपको। अच्छा घर में अगर मान लो मेहमान आ गए 5 लोग और, अब घर में 10 लोग की चाय चल रही, कितने लोग की चल रही चाय? तो अब कितना चम्मच डालोगे? 20। मुझे बताओ किसने आपको बताया 20 चम्मच डालना चाहिए? रिलेशन ने बताया है कि 1 में 2 तो 10 में 20, है ना। ये रिलेशन आपको पता तो आप डाला पाए ना अलग से। अगर वही टेस्ट रखना है जो 1 कप में 2 डालने पर मीठा होता, अगर उतना ही मीठा रखना है तो आपको 10 में 20 ही डालना पड़ेगा। कम डाले तो कम मीठा रहेगा, ज्यादा डाले तो डायबिटीज, है ना, ज्यादा मीठा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब मैं बोल सकता हूँ ना कि एक चीज देख, जब कप 1 था चम्मच 2 था, कप 1 से 5 बढ़ा तो चम्मच भी 2 से 10 हुआ। जब कप 1 से 5 और 5 से 10, मतलब जब नंबर ऑफ कप बढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ शुगर भी बढ़ रहे थे। तो ये बोल सकता हूँ कप जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चम्मच ऑफ शुगर पर। मतलब कप बढ़ेगा तो शुगर भी बढ़ेगा, है ना। कब बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगा। तो कितने का मतलब ये प्रोपोर्शनल, तो लेकिन कैसा प्रोपोर्शनल है भाई? 1 कप के लिए 2 चम्मच। मतलब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इक्वल टू लाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर। अब मैं आपको पूछूं घर में 100 मेहमान है, घर में कितना चम्मच शक्कर डालोगे? 200, क्योंकि कांस्टेंट कितना है? 2 है। तो बस आपको 2 इंटू नंबर ऑफ स्पून मल्टीप्लाई करना है ना। और स्पून और कप आपस में क्या थे? इक्वल थे। अगर 100 मेहमान है तो 100 कप, 100 मेहमान है तो 100 कप। तो 100 मेहमान और 100 कप। अब कप और स्पून आपस में रिलेशन में थे ना कि तू बड़ा तो मैं भी बड़ा। अगर 100 टाइम ये बढ़ेगा तो 100 टाइम ये बढ़ेगा, मतलब स्पून भी 100, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2। और 2 इसको क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो? मतलब k का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है। अब आपके घर में अगर 1000 मेहमान आदि आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कितना चम्मच डालना है 1 के अंदर, और हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है 2। तो हम सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बता देंगे भाई 2000 चम्मच डाल। गरीब नहीं हो जाएंगे इतना डालेंगे तो। बात समझ में आ रही क्या? ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी। अच्छा रेजिस्टेंस में डायरेक्ट या इस पे इनवर्स है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस एक्चुअली में प्रोपोर्शनल है L/A पर, मतलब डायरेक्टली L पर है और इनडायरेक्टली लेंथ पर, इनडायरेक्टली एरिया पर। अरे भाई यही तो साबित हुआ था, लेंथ बढ़ने पर ये भी बढ़ेगा। तो देखो दोनों ऊपर है, R बढ़ा तो L बढ़ा। और उसके बाद क्या साबित हुआ था? R बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, या एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा। तो देख दोनों नीचे नीचे भी है। अब मैं जब ये साइन हटाऊंगा इक्वल टू लगाऊंगा, मैथ्स का रूल है, मैथ्स का रूल है, मैथ्स का रूल है, साइंस का भी रूल है, साइंस का भी रूल है, साइंस का क्या रूल है? साइंस का जब कभी प्रोपोर्शनल की साइन हटाकर इक्वल टू लगाते हो, बाकी चीजें वैसी के वैसी लिख दो, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर क्या डाले थे हमने, बट यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे इसने बताया ही नहीं ना कि कितने में कितना डालना है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था भाई 1 में 2 डालना है। कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको दिया था। अगर मैं आपको बताता कि 1 कप चाय में कुछ चम्मच शक्कर डालना है तो आप यहाँ पे कुछ चम्मच लिखते हैं, वो कितना पता नहीं होता। तो 5 कप में कितना होता? 5 इंटू कुछ चम्मच। नहीं समझा? अगर 1 कप में 2 नहीं बोलता, x चम्मच बोलता, तो 5 कप में x इंटू 5, 10 कप में 10 इंटू एक्स, 20 कप में 20 इंटू एक्स, 100 कप में 100 इंटू एक्स, 1000 कप में 1000 इंटू एक्स, क्योंकि 1 में कितना है? एक्स। अरे कुछ गया खोपड़ी में? कितने सारे एक्स सुनकर परेशान हो गए हो? नहीं ना। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा ना। तो बेटा यहाँ पर यूज किया गया ऐसा एक आपके बुक में सिंबल है P करके, बट इसको मैं पढ़ता हूँ रो। क्या पढ़ता हूँ? रो। मैं जो रो रहा हूँ, स्टूडेंट बोल सकता है मैं जो रो रहा हूँ, तुम्हें करंट। अच्छा कितना गंदा नहीं हो गया ये? बट साइंस है, क्या कर सकते हैं। जब तक बोर्ड और बुक खराब नहीं करोगे दिमाग सही नहीं होगा। बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। इसका इतना और है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको कहा गया है रेजिस्टिविटी। क्या कहा गया बोल? रेजिस्टेंस अलग, रेजिस्टिविटी अलग।
और रजिस्टिविटी किसकी वजह से आई है? एक तो इसकी एरिया और एक तो इसकी लंबाई। अब मेरे को बता लंबाई या एरिया किसका होता है? कोई ना कोई मटेरियल का होगा ना। अगर कॉपर वायर तो कॉपर की लंबाई वायर की और कॉपर वायर की चौड़ाई। अगर एल्यूमिनियम वायर तो एल्यूमिनियम की लंबाई। मतलब रजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। बोल किसकी होती है? सामान की होती है। ये भी एक सामान है ना, एक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल, इसकी भी रजिस्टिविटी है और बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे करंट पास। मेरी बात समझ में आई क्या? पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस और लेंथ के ऊपर करा जाए, न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। पक्का पक्का। एक चीज और बता दूं क्या फायदे में होंगे रेजिस्टेंस का? ये बता दूंगा तो बोलो, बताता हूँ नहीं तो नहीं। बता दीजिए। तुम नहीं बोलोगे तो बताऊंगा। क्यों? सिलेबस का पार्ट है। किसका पार्ट है? बोल, बताना तो पड़ेगा ना। चलो फिर बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। मज़ाहिमत यानी रेजिस्टेंस। मज़ाहिमत मतलब थोड़ा बहुत उर्दू में ले दूंगा, उर्दू वाले बच्चों के लिए। ऐसा बोलते हैं ना, मीम जे मज़ाहिमत, इस कुछ अजीब बन गया है। हाँ, इसी को आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ना जब आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना, अलग अलग आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। जिसका अच्छा रेजिस्टेंस जिसने बताया था ना, मतलब इन्वेंट किया था, उसका नाम था ओम। क्या नाम था? ओम, है ना। ओम ऐसा वाला नहीं, ओहम। OHM, बट ओम पढ़ते, क्या पढ़ते बोलो? ओम। अब समझो, अगर एक कंडक्टर वायर है, उसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ये इसका सिंबल है, सिंबल का फॉर्म है ऐसा, खुरबुर खुरबुर। देखना ये प्लेन रोड है तो बहुत फास्ट गाड़ी भागती रहेगी, बीच में बहुत सारा डंबल डाल दे, बहुत सारा स्पीड ब्रेकर, तो गाड़ी स्लो हो जाएगी ना। तो रेजिस्टेंस स्लो तो करता है स्पीड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ कौन भागते हुए आ रहा था? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन। तो जब इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। फिर से यहाँ पे निकलने के बाद फिर यहाँ पे आएगा तो फिर चलो मान लो ऐसे ही ना, फ्लो में हम एक सर्किट बना दिए, सर्किट डायग्राम। इसको बड़ा रख देते, इसको छोटा रखते हैं, यहाँ प्लस इधर माइनस, करंट भाग रहा आई का डायरेक्शन ऐसा। चलो इसको दे दिया मैंने R1 पहला रेजिस्टेंस, इसको R2, इसको R3, ठीक है। और एक बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ पे वोल्टेज। बैटरी मतलब ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैंने, बैटरी में वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसे। एक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, जान दो। जब वो हो चुका है तो उसको बात नहीं करता वापस से मैं। ये करंट का फ्लो है आई का, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बरकी रवा बोलते हैं उसे उर्दू में। अब समझो बात को, जब ये मान लो यहाँ से ना कोई तो स्पीड से आ रहा था बहुत फास्ट, यहाँ टकरा के स्लो हुआ। अब जब यहाँ निकलेगा तो ये वाली स्पीड नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि टकरा के स्लो हो चुका है। जितना स्लो हुआ वो स्पीड से आगे चलेगा। नहीं समझा आप लोग को? एक गाड़ी फास्ट भागते हुए आ रही है, ड्राइवर ने अब गाड़ी को भगाना बंद कर दिया, बस वो फास्ट भागते हुए ऐसा गाड़ी को मारो गोली। आप फिसल कुंजे से फिसलते हुए आ रहे मस्त एकदम स्पीड में, तो बीच में कुछ तो ऐसा उचान जैसी आ गई, तो उसने आपकी स्पीड को क्या कर दी? कम कर दी। फिर आप वापस से नीचे हुए, तो क्या जब नीचे होते तो आपको वही स्पीड मिलती जो शुरू में मिली थी? नहीं ना, जो कम होने के बाद इसकी ढलान से मिलेगी वही स्पीड रहेगी, है ना। फिर यहाँ पे चढ़ गए तो और स्पीड कम हो गई, फिर जब इससे उतरोगे तो अब कौन सी स्पीड रहेगी? जो इससे मिलेगी, मतलब इन दोनों से कम होगी। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस ने आपकी स्पीड को क्या कर दिया? पहले तो इसने कम किया, इसने और कम कर दिया, और जब इस पे छोड़ोगे तो और कम हो जाएगा। मान लो फाइनली आप रुक गए। समझ में आ रही बात मेरी? और हल्का हल्का होते दरवाजे तक पहुंचे, सीढ़ी से भैया बाहर निकला, अपना राउंड कंप्लीट हो चुका है। आप फिर से पैसा दिए, टिकट लिए, फिर से चढ़ गए, फिर फिसल गए। तो इस तरह आप बाबा फिसलते रहोगे, लेकिन आपकी जो स्पीड यहाँ पे रहेगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर थोड़ी कम यहाँ पे होगी, थोड़ी कम यहाँ पे होगी, यहाँ और कम हो जाएगी, देन आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर आप समझ में आ गया ना चक्कर पूरा? अरे बाबू भैया किसका चक्कर है ये? रेजिस्टेंस का चक्कर है। किसका चक्कर है? अब देख, अच्छा इसमें एक बात आपके दिमाग में क्या आई? क्या ये तीनों ने मिलकर तीनों ने मिलकर एक्चुअल स्पीड को कम किया कि नहीं किया? किया ना। तो मैं निकालूंगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों के मिलने की वजह से आ रहा है। और ये रेजिस्टेंस कब आ रहा है? जब किसमें कनेक्ट है बेटा? एक के बाद एक यानी सीरीज में कनेक्ट है। इसको बोलते हैं मुसलसल, मज़ाहिमत का मुसलसल दौर। मुसलसल का मतलब होता है लगातार। देखना लगातार है, एक के बाद एक। ये तीन मैंने एग्जांपल लिया, बहुत सारी भी लगा सकते हो, R4, R5, R6 कितना भी आप डाल सकते हो, क्योंकि सब क्या एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो इसको सीरीज बोलते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। और उर्दू में क्या बोलते हैं? मुसलसल दौर। कौन सा दौर? मुसलसल लिखने नहीं चल रहा है,
सल, यहाँ पे फिर लाम अजीब हो गया, कैसा नाम है? दौर, दौर का मतलब होता है सर्किट। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब जब रेजिस्टेंस मुसलसल कनेक्ट है, मुसलसल एक से जुड़ी हुई है, कंटिन्यू जुड़ी है एक दूसरे से, तो टोटल कैसे निकाला जाएगा? सबको ऐड करके। कैसे निकाला जाएगा? और कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि बेटा इस वाले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है इसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लग चुका है अब तक, तो आप तीनों को मिला के बोलोगे। लेकिन जब मैं यहाँ का पूछूंगा तो सिर्फ R1 प्लस R2 बता के बोलोगे, समझे क्या? क्योंकि R3 तो चढ़ा ही नहीं ना। और जब यहाँ पूछूंगा तो आप सिर्फ R1 बोलोगे। इसीलिए तो R1 जब था, मान लो ये 1 ओहम का है, ये 2 ओहम का है, ये 3 ओहम का है, तो यहाँ पर 1 ओहम का रेजिस्टेंस लगा तो स्पीड एक बार कम हुई, यहाँ 2 लगा डबल कम हो जाएगी, ट्रिपल लगा और कम हो जाएगी, तो यहाँ तो बहुत ही कम हो गई ना। मतलब इसके ऊपर तीनों जोड़कर आ गए, तीनों। तो एक चीज समझना, मेरी बात अभी गौर से समझना। यहाँ बोला 1 है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रेजिस्टेंस लगा? 1 लगा। यहाँ बोला कितना रेजिस्टेंस है? 2, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? 3 लगेगा। शाबाश। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे ना। ये वाले पॉइंट ने इसको तो फील किया, लेकिन ये कहां से आया था? इसको फील करके आया था ना। जैसे आपको एक चमाट अम्मी ने मारे और फिर एक चमाट अब्बू ने मार दिए, तो आपको पेन क्या हो रहा है? दोनों का मिला के ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना कि लास्ट में अब्बू वाले से अब्बू का दर्द लग रहा है। आपको मार पे मार पड़ी है तो मार ऐड हो रही है ना, और कंटिन्यू मार पड़ी है। कैसी पड़ी है? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू मार पड़ी तो फिर ऐड होते जाएगी। टोटल जितने लोग नहीं मारे, अब्बू अम्मी भाई जितने लोग नहीं मारे पकड़ गए, तो टोटल इस बंदे को तो तीनों मार फील हुई है। इसको एटलीस्ट भाई का मार नहीं पड़ा तो 2 लोग की फील हुई है, और इसको एटलीस्ट सिर्फ अब्बू की मार फील हुई है, बाकी 2 लोग से बच गया। और यहाँ वाले को कोई मार नहीं पड़ी, तो यहाँ बहुत स्पीड में मस्त बच्चा मस्त एकदम खेल रहा कूद रहा, पकड़ के बाप ने मार दिया, फिर सिलो हो गया थोड़ा सा। फिर अम्मी भी दे दी 1-2 चमाट और सिलो हो गया। भाई भी दे दिया, वो खेलना ही बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा कनेक्टेड इन सीरीज वाला। तो उसका फॉर्मूला ऐसे ही है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करके। बोलना कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करके। इसके बाद है मुजाहिमत का मुतवाजी दौर, या फिर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। आपकी बुक में दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस कौन सा था? सीरीज वाला। अभी क्या आएगा? पैरेलल आएगा। ये मैं आपके पेज नंबर ना इसमें से बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस सीरीज बता चुका हूँ, पेज नंबर 39 पर है, और पेज नंबर 41 पर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, डायग्राम भी है मस्त एकदम। अच्छा, यहाँ पे एक चाबी भी रहती है की करके, वो आप बना लेना केवे करके। चाबी मतलब बटन, चाबी मतलब बटन दबाएंगे तो कनेक्शन हो जाएगा, चालू हो जाएगा ना, अदरवाइज फिर हमेशा कनेक्टेड ही माना जाएगा। चलो चले मुतवाजी तौर पे चले। डायग्राम आपकी बुक में है, फॉर्मूला सिर्फ हमको लेना है। बेटा टाइम भी बता दे, 30 मिनट के ऊपर का वीडियो बनेगा तो मसला हो जाएगा। 27 हो गया तो बहुत फास्ट बता के 10 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल समझा के वीडियो को एंड करते हैं। गौर से इसको घर पे वापस से एक बार देखना, बुक पेन लेके बैठना, देखना, देखते भी तो नहीं हो ना, मतलब क्या होता बना के देखो। चलो ये देखो, ये एक सर्किट है। वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डाल दिया, जस्ट उसके नीचे, और यहाँ पे उसके नीचे तीसरा डाल दिया। अब गौर से देख, ये तीनों एक के नीचे एक कनेक्ट है कि नहीं? और मेन सर्किट क्या है मेरी? ये वाली है। चाबी लगा दो इसको भी, करंट यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम डाल दो, आई ऐसा भागेगा, आई यहाँ पे भी भागेगा, आई फिर यहाँ भी जाएगा, आई यहाँ भी जाएगा, आई, बट यहाँ आई टकराने के बाद, अच्छा आई सब में जाएगा। ओ रेजिस्टेंस इन सीरीज में मैं तुमको आई और वी वाला बताना भूल गया ना। वहां पर जब आर में से चेंज होता है ना, एक जुमला आपकी बुक में मस्त वाला एकदम, जब आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हो सीरीज में, तो आपका जो करंट होता है ना सब में सेम जाता है। सॉरी आपका, हाँ सही कहा मैंने, सीरीज का पहले बोला ना, तो सीरीज में करंट जो होता है वो सबका सेम होता है। और यहाँ पर ये जब R1 के पास जाएगा तो I1 कहलाएगा, यहाँ I2 और यहाँ, तो टोटल करंट कैसे मिलेगा? सबका जमा करके I1 प्लस
I2 प्लस I3, बट ये डेरिवेशन का पार्ट था इसलिए मैंने उसमें बताया नहीं, मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बताना था, बट अभी बता देता हूँ। तुम खुद सोचो ना, जब करंट यहाँ से निकल रहा है और 3 अलग अलग वायर हो गए तो तीनों में करंट अलग लग जाएगा। करंट टोटल यहाँ से जितना एम्पीयर निकला उतना ही बटेगा ना, लेकिन बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी धक्का है, धक्का तो हर एक को सेम सेम लग रहा है। यानी यहाँ पर वोल्टेज जो रहेगा वही वोल्टेज यहाँ रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ रहेगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट चेंज होता है। वोल्टेज सेम रहता है, करंट चेंज होता है। लेकिन जब आप सीरीज में बनाए थे ना ये वाला, इसका भी समझ जा, अभी बात आ गई तो अब छिड़ गई है बात तो कर ही लेते कंप्लीट। यहां से जो धक्का लगेगा और जो आई निकलेगा, ये आई जो है ना, इधर जाएगा भी तो आई ही रहेगा, इधर आएगा भी तो आई रहेगा, इधर गया तो भी आई रहेगा, मतलब आई नहीं बदलेगा। लेकिन वो धक्का जब इधर लगा और जब ये चढ़ा तो उसका फोर्स कम हो जाएगा ना, तो यहाँ का धक्का V1, यहाँ का धक्का V2, अगर R3 तो उसके नीचे धक्का V3। तो मैं बोल सकता हूँ सीरीज में करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, और पैरेलल में करंट चेंज हो रहा है और वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। भाई यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ भी देखना सेम वी सब जगह है, और यहाँ पे कौन कांस्टेंट था, करंट। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है। यहाँ पे आई क्या है, सेम। यहाँ पे आई क्या हो गया, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, सॉरी आई ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ बदल कौन रहा है, और यहाँ कौन नहीं बदल रहा है, फर्क समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला है 1/RP, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, सम ऑफ दी ऑल दी रेजिस्टेंस, उसके रेसिप्रोकल में जमा करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, जितनी करंट रहेगी उतनी लगाते जाएंगे। ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उसका इफेक्टिव ऐसा निकाला जाएगा, अपॉन में ले लेकर, रेसिप्रोकल ले लेकर। और जब सीरीज में हो तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 करके निकाला जाएगा रेजिस्टेंस को। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, बता दें 30 मिनट कंप्लीट हुआ। यस सर, 35 मिनट। ओके 9 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपका तमाम 3 ही न्यूमेरिकल है, फास्ट फास्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है, अभी मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उर्दू में उसको तर्जुमा कर दूंगा। उर्दू में बच्चे अपनी बुक लेके बैठेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर इज 6 ओहम। मज़ाहिमत दिया गया है R, और उर्दू हो या इंग्लिश हो, ये गिवन डेटा सबके लिए क्या रहता है, सेम ही रहता है। मतलब ऐसा इंग्लिश में लिखना रहता है सबको, उर्दू में वालों को भी। और लंबाई दी गई है वायर की, लेंथ दी गई है 1 मीटर। बोला है कि जब रेजिस्टेंस 6 ओम का चल रहा था ना, उस टाइम पे लंबाई कितनी थी, 1 मीटर थी। इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द वायर टू 70 सेंटीमीटर, अगर मैं लेंथ को, हाँ ये कंडीशन 1, पहली कंडीशन, पहली हालत में क्या था बोलना रे, रेजिस्टेंस कितना था, 6 का था, और लेंथ कितनी थी, 1 की थी। अगर कह रहा है इसी लेंथ को कम करके मैं अगर 70 सेंटीमीटर कर दूं, आपको मालूम है 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर लेंथ को कम कर दूं, अभी हमने पढ़ा था ना, अगर लेंथ बढ़ती तो R भी बढ़ता है, अगर लेंथ कम होगी तो R भी क्या होगा, तो कितना कम होगा ये सवाल है। जब 100 सेंटीमीटर लेंथ थी तो 6 ओहम का करंट रेजिस्टेंस था। अगर 70 सेंटीमीटर की लंबाई हुई तो कितना रेजिस्टेंस आएगा। मिसाल के तौर पे जब 20 रुपया मेरे पास था तो मैं 4 वड़ा पाव खा सकता था। मेरे पास अगर 10 रुपया आ गया तो मैं कितना खा सकता हूँ। मतलब आपने कंपेयर क्या किया कि एक में कितना होता है, उससे कम करके बता देंगे हम। 20 में 4 खा रहा था, मतलब 1 5 का था। अब मेरे पास 10 है, मतलब 10 में कितने बनेंगे, 5 वाले 2 बनेंगे, तो आपने जवाब 2 दे दिया, है ना। तो मैं आपको सर आसान ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ये लिख दो कि L/L इज इक्वल टू R/R। एक L आपका पहले का है, एक L बाद का है। एक R आपका पहले का है, एक R इसको पहले का ले लो और इसको बाद का ले लो। मतलब पहले लंबाई 100 सेंटीमीटर थी तो रेजिस्टेंस 6 ओहम था, बाद में लंबाई 70 सेंटीमीटर हुई तो रेजिस्टेंस कितना होगा। बस वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। L1 है 100 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर 1 मीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर इसको 1 लूंगा तो फिर इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो 0.7 होगा। बट पॉइंट से आप लोग को बहुत मसला रहता है, इसलिए मैंने इसको L1 को दोनों को सेम यूनिट कर लिया ना, 100 सेंटीमीटर। और तो देखना ये भी CM है और वो भी CM है, तो 100/70
इज इक्वल टू, जब ये 100 का था तो रेजिस्टेंस कितने का था, 6 का था, और जब ये 70 हुआ तो रेजिस्टेंस कितना होगा पता नहीं, R2 निकालना ना क्वेश्चन में आगे ना। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको यहाँ भेज दे तो R2 हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई वहां जाके नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड है ऊपर जाके आ जाएगा 0 0 कट कर लो। 2 3 जा कितना होता है बोलो 6, और 2 5 जा, अभी 3 7 जा कितना होएगा बोलो, और अपॉन में कट करो 5 1 जा 5 4 जा 20, एक बच जाएगा। एक छोटा नंबर है ना, डेसिमल लगे एक को 10 बनाएंगे, वो 10 बन गया, और 5 2 जा 10, मतलब रेजिस्टेंस 4.2 ओहम की हो जाएगी। अगर मैं लंबाई कितनी कर दूं 100 का 70 कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 का 4.2 हो जाएगा। बहुत आसान था ना, एकदम सिंपल सा। और हमारी बात भी तो एकदम सही साबित हो रही ना कि लेंथ कम हो रही है तो आर भी कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जायज रिश्ता अब भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया अच्छा खासा। लिख लो तो सेकंड क्वेश्चन पे चलूं फटाफट। और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैथ्स के अंदर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा वो भी। ये होगा तो बोलो मिटाओ इसको, बड़ा फास्ट, हमारा वीडियो का टाइम भी बढ़ रहा है, उसको कम रखने का है। देखो टाइम बताते रहो, और मैं अगर ना भी पूछूँ ना तो भी 40 पे आपको उसको बंद करना है, मुझे बस बोल कर, ठीक है। अभी कितना है 35। चलो मिटाओ, 1 सेकंड में मिटाओ, चलो कोई बात नहीं, हो गया 1 सेकंड, कोई बात नहीं। अगर कोई न्यूमेरिकल बच गया तो उसको अलग से बना के इसमें ऐड कर दूंगा बाद में, बट चार होके एक ही वीडियो में एक ही साथ हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस है और वो आपस में सीरीज में कनेक्ट है, किसमें कनेक्ट है, और उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 आता है। मतलब अगर R1 प्लस R2 को मैं एक साथ कनेक्ट करूं तो इनकी वैल्यू 80 ओहम है। कौन बोला, सवाल ने बोला, अरे बोलना कौन बोला, उर्दू में रहेगा। दो मज़ाहिमत मुसलसल दौर में जुड़े हुए हैं और उनका जो असली मज़ाहिमत आ रहा है, इफेक्टिव मज़ाहिमत, वो 80 ओहम है। बोल रहे थे अगर इन्हीं को अगर मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूं, यानी मैं पैरेलल यानी 1/R1 प्लस 1/R2, तो इनका इफेक्टिव आ जाता है 20 ओहम, तो 1/20 ओहम हो जाएगा। ये दोनों दिया हुआ है, तो बोल रहा के बताओ R1 की वैल्यू कितनी होगी और R2 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, देख बेटा, इसको क्या कर, उठा के ले, इसको यूज कर, ले आ सलमान भाई को, सॉल्यूशन स्टार्ट कर। 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू कितना है बोल, 1/20 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, R1 बन जा R2 बन जा, और अपॉन में R1 इंटू R2, तो ऐसी के ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा, और ये 1/20 वैसी के वैसे ही। R1 प्लस R2 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 80 ना, तो इसके प्लेस में क्या लिख दे 80/R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/20। अब R1 इंटू R2 को तो यहाँ लेके जाएगी तो डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आएगी मालूम है तुझे, 1600। बोल कितनी आएगी, देखना ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, और 20 इंटू 80, 8 दूनी 16, 2 जीरो वैसे के वैसे ही। यह आ गया R1 इंटू R2, बट मुझे R1 की अलग चाहिए और R2 की बोल क्या चाहिए, अलग चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ना R2 की वैल्यू निकाल ले। R2 की वैल्यू हो जाती है 1600 बटे R1 को वहां पे से डिवाइड हो जाएगा, ये काय की वैल्यू आ गई R2 की। बेटा देख 40 मिनट हो गया, अरे बस हो जाएगा सॉल्व, यहाँ देख लो। अच्छा ये पार्ट आ रहा था क्या उसमें कैमरे में, चल ठीक है। इधर देख R2 की वैल्यू क्या है 1600 बटे R1, वो उठा के यहाँ पुट कर दे इसमें, क्योंकि ये एक R1 है एक R2 है, दोनों को सेम सेम बना दो। तो R2 किस फॉर्म में निकला, R1 के फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये R1 तो वैसे की वैसे लिख, प्लस R2 के प्लेस पे क्या लिख देगी 1600 बटे R1, 1600 बटे, और इक्वल टू किधर क्या है वैसे के, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई R1 इंटू R1 का स्क्वायर, प्लस 1600 वन जा 1600, और अपॉन में R1 वन जा R1, तो अपॉन में R1 है ना, अपॉन में मतलब डिवाइड में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 R1। समझा, हो मत करो, गौर से देखो, समझा कि नहीं, नहीं समझा फिर से बता दो। नीचे का मल्टीप्लाई करके एक्चुअली में इसके नीचे ही लिखना था मुझे, फिर मुझे मालूम है ना डिवाइड को वहां भेजूंगा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, वहां पे 80 पहले से बैठा है तो 80 को मल्टीप्लाई करेगा तो 80 इंटू R1। अब 80 इंटू R1 को उठा के यहाँ लेकर आ जा, तो बन जाएगा R1 स्क्वायर, ये प्लस 80 R1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 80 R1, और प्लस 1600 वैसी के इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या
0। तो ये बन गया एक पॉलिनोमियल्स, एक टाइप का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में अलग से आता है, बट आपने पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन करके। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। बोल क्या बोलते हैं? और इसको लास्ट टर्म का 1600 है ना, इसको ऐसा मतलब दो नंबर ढूंढो कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 1600 आ जाए और ऐड करने पे 80 आ जाए, तो वो नंबर है 40 इंटू 40। बोल क्या है? 40 इंटू 40 1600 होगा और 40 प्लस 40 80 होगा। बट यहाँ कौन सी साइन है? मतलब मुझे माइनस से चाहिए, तो माइनस माइनस दोनों को लगा दे, तो निगेटिव निगेटिव ऐड होकर निगेटिव 80 माइनस 40 माइनस 80 और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 1600 प्लस में ही है। बात समझ आ रही है? वो यहाँ डाल दें। अब फास्ट फास्ट देखा, R1 स्क्वायर माइनस 40 R1 माइनस 40 R1 प्लस 1600 इक्वल टू 0। मतलब इसके प्लेस पर ये लिख देने का अपने 40 और 80 को तोड़ दिए ना, 40 80 तो होता है। यहाँ से बेटा देखते रहे, R1 कॉमन निकाल, R1 माइनस 41 पे रोक देना, माइनस यहाँ से 40 कॉमन निकाल तो अंदर हो जाएगा R1 माइनस 40। तो एक वैल्यू आ गई R1 माइनस 40, एक ब्रैकेट हो गया R1 माइनस 40। इसका अलग से बता दूंगा, कभी इक्वल टू 0 चलता रहेगा। तो R1 की एक वैल्यू आ जाएगी 40 और R1 की दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 40। ठीक है, अब R1 क्या था? R1 इंटू R2 1600 था, तो R1 40 है, 40 डिवाइड करेंगे 16 तो R2 कितना आएगा? 40। मतलब वो रेजिस्टेंस कितना है? 40 और 40। बंद कर दे। हाँ, हमारा मसला है कि जो रिकॉर्डिंग ऐप है ना, वो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, कट ऑफ सेव नहीं होता है। इसलिए मैंने ट्राई किया फॉर्म बोल कंप्लीट करने का, बट ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने ये 40 इंटू 40 में स्प्लिट कर दिए थे। यहाँ से कॉमन निकाले R1 दो, तो R1 कॉमन गया, बट यहाँ पे R1 का स्क्वायर है, मतलब 2 R1 थे तो एक R1 बच गया। ये R1 गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 40। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? यहाँ 40 या 1600, तो 40 कॉमन निकाल लो। निगेटिव कॉमन निकले तो अंदर की साइन बदल जाती है, प्लस क्या हो जाएगा? और यहाँ से क्या बच गया? 40। ये तो R1 बचा ना, तो R1 मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। 1600 में से 40 गया बाहर, मतलब 40 का मल्टीप्लाई बाहर निकालेंगे तो 1600 में 40 इंटू 40 1600 होता है। तो 40 निकालने पे अंदर 1600 का बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको रिटर्न मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना। इसको इससे करूं तो ये बनेगा और इसको इससे करूं तो ये बनेगा, तो वही बात है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट क्या हो गई? तो एक बार ये ब्रैकेट लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ का R1 और यहाँ का माइनस 40 वो यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 0 वैसे कैसे। अब ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट दोनों बराबर है किसके? 0 के। तो यहाँ से आपने इसको स्प्लिट कर लो, चलो ऐसा लिख लो, R1 माइनस 40 इक्वल टू 0। मतलब एक बार ये ब्रैकेट बराबर होगा 0 के और ये वाला ब्रैकेट भी इससे बराबर होगा 0। तो R1 की दो वैल्यू आ जाएगी, इधर से 40 आ जाएगी और इधर से भी 40। अब R1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख सकते हो, बट मैंने गलती से बोल दिया था यहाँ, मतलब गलती क्या, यहाँ पे रखोगे तो 40 R2 का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा देख, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1600 था, R1 कितना आया? 40 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो R2 इज इक्वल टू 1600 बटे 0 0 कट, 4 1 4 4 चौक 16 0 वैसे की वैसे, तो R2 कितना आ गया? 70। बेटा 70 कैसे आएगा? 4 चौक 16 ना, 40 हुआ ना वो सामने। अच्छा वो दिख रहा था 7, अरे मुंह से क्या बोला तो देख, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो R2 कितना आ गया? 40। बट मैं बोल रहा हूँ ये करने के बजाय, ये भी तरीका है, कर सकते हो। ये करने के बजाय आपको गिवन क्या था कि दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो उनका इफेक्टिव कितना था? 80 था। मतलब R1 प्लस R2 कितना था? 80 था। अगर दोनों मिलके 80 है और ये 40 का आ गया तो बचा हुआ कितना रहेगा? फिर 40 का रहेगा ना। अरे दो आम अगर 80 रुपए के और एक आम 40 का, दूसरा आम कितने का होगा? 40 का ही होगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और फिर इसका यूज कहाँ किया हमने? यहाँ पर भी किया ना, इसके प्लेस पे 80 लिखे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। अच्छा इसका और यूज कहाँ किए? R1 इंटू R2, ये जो R2 की वैल्यू आई है उसको हमने यही पुट करे ना रिटर्न। या R2 की जो वैल्यू आई है 1600 बटे R1, देख R1 वैसे की वैसी लिखे और R2 के प्लेस में 1600 बटे R1, मतलब वापस से हमने ये वाली इक्वेशन को यूज किया। तो यहाँ पे भी लिख देंगे फ्रॉम 1। और जब R1 की वैल्यू आ गई तो R2 निकालने के लिए भी यही यूज कर रहे हैं ना, तो लिख देंगे पुट R1 इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन 1 क्या है वो लिख ले। अब बाद में R1 आया 40 प्लस R2 इज इक्वल टू 80, तो R2 कितना आएगा? बोल 80 माइनस 40 बाय प्लस 40 वाले क्या आएगा? माइनस 40। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी बता ना? 40। सब जगह नुक्ते 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 बुंदे बुंदे, चलो लिख लो फटाफट।
अच्छा एक काम करो, रुको, मैं एक ही क्वेश्चन बाकी ना वो इतने में आ जाएगा, वो बता देता हूँ, फिर एक साथ लिखता ताकि वीडियो बंद कर दूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये मेरा फोकस में आ रहा है क्या? मंगता तो इधर घुमा के हल्का सा जूम करते चलेगा, आ रहा है ना। तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, चार्ज का मतलब क्यू होता है, बताया था। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो यहाँ मैं गिवन में लिख रहा हूँ चुपके से कि क्यू कितना है? 420 कूलम। उर्दू में 400 क्या बोलते हैं मालूम है? कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। बर्क बोलते, पता नहीं क्या, जान दो। और क्या दिया हुआ है कि फ्लो हो रहा है, यानी बह रहा है एक वायर में इन 5 मिनट। कितना मिनट बह रहा है? 5 मिनट। टाइम किस में है? मिनट में है। बट हमने पढ़ा था कि जब ये कूलम में होगा तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। फॉर्मूला याद है? IQT, याद करवा के गया था मैं, IQT। बट वहां पे क्यू कूलम में होता है और टाइम सेकंड में होता है। यहाँ पे टाइम किस में? मिनट में। तो इसको कर दो सेकंड में कन्वर्ट। 5 मिनट में कितना सेकंड होगा? पहले बता, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 5 मिनट में 300। अरे भाई 5 छंग 30, 300 हो गया ना वो। तो ये 5 मिनट मतलब कितना सेकंड है? अरे देख, 60 का 60, 60 दूनी 120, 60 3 180, 60 चौक 240, 60 पंजे 300। ठीक है, 6 का पारा पढ़ना है, बस सब में 0 0 बढ़ाना आपको, और क्या। तो अब आ जाओ, IQT आ गई ना, QT। I इज इक्वल टू क्यू कितना है? 420 है, टाइम कितना है? 300 है। 0 0 को उड़ा दे। हाँ हाँ, चल कट कर। 30 का 30 का 30, 42 से 30 गया तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 12 कट्टा है क्या? नहीं। 120 बनाओ, यहाँ पे क्या लगा दे? 30 का 30, 30 2 60, 30 3 90, 30 चौक 120। अरे 3 चौक 12, 12 120 बनेगा ना, तो फोर्जा पे कटेगा। तो आई आ गया हमारा आंसर 1.4। अब आई है ना, आई का यूज होता है एम्पियर। क्या होता है बोलो? करंट क्या होता है? तो 1.4 एम्पियर बोलेंगे। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो होपफुली आप लोग को तमाम न्यूमेरिकल समझ में आए रहेंगे और वो कंसेप्ट भी समझा रहेगा जो इससे पहले हमने डिस्कस किया। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं रह गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर होती रहेगी वो। और कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू, बंद करो।